हुकूमत की इंतखाबात को मुलतवी करने की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक खुद नोटिस केस 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत के साथ जारी कर दिया गया। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये फैसला 4-3 से आया है, इसलिए हम हाई कोर्ट के फैसलों का इंतजार करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या अब इंतखाबात होने जा रहे हैं? डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपके जानिब आऊंगी। कल हम जो बात कर रहे थे कि तारीख कहाँ से आनी है, किसने तारीख देनी है, कौन तारीख देगा, आज जब ये फैसला आया तो क्या सब क्लियर हो गया? हाँ जी, वेरी ऑब्वियस था ये सब कुछ। मैंने कल आपसे भी कहा था, उससे पहले भी बात हुई थी कि इंतखाबात तो 90 डेज में होने ही होने और कोई रास्ता है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट जो है वही जो पूरी मशक कर रही, बड़ी डिफ़िकल्ट मशक की एक्सरसाइज की सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं करनी चाहिए थी। ये 90 डेज की थी, 90 डेज पे रखते इसको। अब जो फैसला आया है उसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर सारे जजों ने 90 डेज के जो डेडलाइन है उसको एक्सेप्ट किया है, मंजूर किया और उसको डिक्लेयर किया है कि ये इसको करना पड़ेगा, आपको इसको मानना पड़ेगा। असल बात ये है कि यहाँ इख्तलाफ जो पैदा हो रहा है वो ये पैदा हो रहा है कि क्या खुद नोटिस कानूनी था, जायज़ था, और उस पर समाज जायज़ थी। ये एक बड़ा इख्तलाफ पैदा हो गया है जो आने वाले वक्त में बहुत डिस्टर्ब करेगा, बहुत परेशान करेगा। देखिए, अब जो बात आ रही है अटॉर्नी जनरल साहब की, जो मेरा ख्याल है सबकी खुशनुदी से अपॉइंट हुए। जो पहला अटॉर्नी जनरल था वो तो बेचारा चार्ज ले ही नहीं पाया, ये सबकी खुशनुदी से आए, इनको मुबारकबाद भी दी गई बाकायदा, और कहा बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। तो उनका भी कहना ये है कि ये तो 4-3 का मसला है और हमारे हक़ में, इसका मतलब है कि खारिज हो गया, दरख्वास्तें खारिज हो गई और वापस गई लाहौर हाई कोर्ट को और पेशावर हाई कोर्ट को। ये बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बहुत मुझे लगता है ये कि उलझ गया मामला, गुत्थी और उलझ गई है। क्योंकि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि साहब ये 2-3 है, तो फिर 2-3 हमें मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में ये नहीं कहा था, 3 ने फैसला दिया था और पिछले 2 शामिल किए थे, 3+2 5 हो गए थे, 5-0 हो गया था। तो बहुत टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन NBC ये जो बेंच है ये तो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है ना, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी ये बाकायदा लिखा है, तो फिर इसमें रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है, उसके फुटनोट पढ़े आप, फुटनोट में लिखा हुआ है कि पहले 2 जजेस हैं, उनका फैसला बहुत क्लियर है, वो फैसला देकर बेंच से अलग हुए, वो खुद अलग हुए, तो वो भी फुटनोट में लिखा है जस्टिस दुखेल के कि ये जो हैं 2, तो ये 4 बनते हैं इस तरह। खैर मैं इसमें नहीं जा रहा कि 4 बनते हैं, 5 बनते हैं, 6 बचते हैं। मैं समझता ये हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटा सा आपको रिलीफ और भी दिया है, और वो ये है कि प्रेसिडेंट साहब का एक फैसला गलत था, जी। उस पर कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने करनी चाहिए थी, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब पहले भी रेफरेंस गलत भेज चुके हैं, फिर दूसरा ये कि जो उन्होंने डेट दी है, इलेक्शन कमीशन अगर समझे कि उस पर इंतखाब हो सकते हैं तो वेरी गुड, वरना उसको आगे पीछे कर सकता है। वो ये दिए बाइंड नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन को एक हद तक रिलीफ दी, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सब अदारे, तमाम इदारे जिनमें अदलिया भी शामिल है, फौज भी शामिल है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, सब इलेक्शन कमीशन की मदद करने के लिए आए, और जो मदद मांगता है वो दें। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो इंतखाबात हो जाए यार, क्या मसला क्या है, क्या तकलीफ है किसी को? यही तो सब कह रहे हैं कि मसला क्या है, इंतखाबात हो जाने चाहिए। हम पहले से कहते चले आ रहे हैं, हम तो एक सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है हमारा प्रोग्राम देख कर दिया है। ठीक। अच्छा जुनैरा, केस 5 रुकनी बेंच ने सुना और फैसला 3-2 से आया, लेकिन हुकूमत ये कह रही है और NBC भी अभी यही कह रहे थे कि फैसला जो है वो 4-3 का है। आपकी इस बारे में क्या राय है?
अगर इससे ऑपोजिट कोई फैसला आया होता तो अभी कोई अभाम पीटीआई पैदा कर रही होती और जो पीडीएम गवर्नमेंट है वो बड़ी खुशियां मना रही होती। तो हम नौबत वहाँ तक ले आए हैं जहाँ पे अब हमने चीफ जस्टिस की ज़ात को भी कंट्रोवर्शियल कर दिया है। आज खुद नोटिस से लेके कल के दिन तक आपने देखा है कि बड़ा एक क्लियर एक जस्टिस साहब खुद भी बहुत प्रोएक्टिव होके ऐसे बयानात दे रहे थे और जंपी हो रहे थे और एडवेंचरर हो रहे थे और एक ख़ास लॉबी उनको सपोर्ट कर रही थी कि क्या इनको इतना ताकतवर होना चाहिए कि अपनी मर्ज़ी का बेंच बना सकें, क्या आज खुद नोटिस ले सकें, ये इतनी ताकतवर एक शख्सियत को होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यानी ये ऐसी बात है कि आपके मुल्क में कहत है, आपके मुल्क में पैसे नहीं हैं, आपके मुल्क में हर तरह का केओस क्रिएट हो रहा है और आप बैठ के एक फिलोसॉफिकल डिबेट करना शुरू हो जाएं। ये बिल्कुल वैसे है। इससे पॉलिटिकल विल साबित होती है मौजूदा गवर्नमेंट की कि मसलों को हल नहीं करना चाह रहे। कहाँ तो इनको कल किसी और काम के लिए यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के डेप्यूटी सेक्रेटरी से बात करनी पड़ी, तो साथ वो जिस तरह हमारे यहाँ लोकल नहीं रिश्तेदार से आप बात कर रहे होते तो साथ ही अपना एक काम भी बोल देते हैं उनको, इस तरह उनको बोलना पड़ा है कि खुदा के लिए IMF से कहें कि हमें पैसे दे दें। वो हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, तकरीबन मिनटों पे आ गए। आई एम नॉट जोकिंग, शर्म आ रही थी पढ़ के सारी रिपोर्ट। और कह रहे हैं कभी वो हमसे ये डिमांड करते हैं, कभी वो डिमांड करते हैं। मैं 2014 में फाइनेंस मिनिस्टर था, मैं बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कवर करता रहा हूँ IMF के। अब एक्सप्लेनेशंस पे आ गए हैं। मूडीज आपको CCC पे ले गया डाउनग्रेड करके, लेकिन यहाँ आईनी तावीलें ही नहीं ख़त्म हो रही। यहाँ कानूनी नुक्ते निकाल के हर चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं जो लीगल है, जो हर लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो प्रेरोगेटिव है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का। तो एक पार्लियामेंट तो हमारी कंट्रोवर्शियल हुई भी थी, एक अदलिया रह गई थी, मेरे ख्याल है उसका भी भुरकस निकाल दिया इस गवर्नमेंट ने। तो व्हाइल दे आर गोइंग डाउन, वो कहते हैं ना कि आई विल टेक यू डाउन विद मी, इन्होंने वो सोचा है कि अगर हम जाएंगे तो फिर हम सबको साथ ही लेके जाएंगे। तो मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है इस सारी बहस में। इलेक्शंस 6 महीने बाद हों, 10 महीने बाद हों, होने हैं। आप इज्जत से करवा लें क्योंकि यू आर ओनली एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू द पीपल। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, अब फैसला क्योंकि आ चुका है, लेकिन हुकूमत इसकी अपनी तशरीह कर रही है और ऑपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ इसकी अपनी तशरीह कर रही है। ये मुतज़ाद तशरीहात के बाद क्या लगता है आगे क्या होगा? देखें शाइस्ता, आज जो आपके अटॉर्नी जनरल थे, उसके बाद आपके जो लॉ मिनिस्टर हैं, पहले सब ने कहा जी कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया वी विल एक्सेप्ट इट। सेकंड ये कि फाइनल बेंच क्या था, इट वाज 5 जजेस का बेंच था और 3-2 डिसीजन आया और बड़ा क्लियर उन्होंने इंस्ट्रक्शन पास किए हैं। या तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा जी कि ये स्प्लिट डिसीजन है और इसके साथ हम इलेक्शन कमीशन को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट से मिलके कोऑर्डिनेट करके प्रेसिडेंट डेट दें, नंबर 1। और KPK में वहाँ के गवर्नर जो हैं वो डेट थे, उन्होंने गलत किया था। बात यह है कि हम इसको कितना कंट्रोवर्शियल करेंगे, जितना कंट्रोवर्शियल करेंगे उतने ही मुल्क में ज़्यादा हालात ख़राब होंगे, उतनी ही हमारी इकॉनमी और डाउन होगी। इकॉनमी का भी जुनारा ने बड़ी क्लियर बात कर दी कि हाउ बियर अमेरिकन और IMF किस तरह बिहेव कर रहा है, वो आपको रियली ग्रिल कर रहे हैं। आई डोंट नो कि वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं। कम वक्त में जो हमारी अपनी एक नेशनल एसेट्स और हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, उस पर भी तो ना पाकिस्तान की आवाम ना पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मर मिटेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। रेस्ट एश्योर, मैं आपको ऑनर वर्ड दे रहा हूँ। ये तो खत क्लियर हो गई बात। बात ये है कि अब इस सूरत में आप यस, उन्होंने ये ज़रूर अलाउ किया है कि आप डेट में थोड़ा बहुत रद्दबल कर लें, क्योंकि अगर आपके पास इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि 1.5 महीना रह गया, मुझे 2-3 और महीने हफ्ते चाहिए, तो दैट कैन बी गिवन, जो उसको एक वो आप जब प्रेसिडेंट से बैठेंगे डेट फाइनलाइज कर लेंगे। लेकिन इसके साथ अननेसेसरी एक अदारा आपका बच गया है। आपने पहले काफ़ी ज़्यादा अपनी इस्टेब्लिशमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, आपके सामने दोनों तरफ से हुआ। अभी शुक्र है खुदा का कि वो इससे आउट हैं। इट इज़ नॉट जुडिशरी एंड द पॉलिटिशियंस। तो इसमें अब उनको चाहिए कि मैच्योरिटी दिखाएं, इस अदारे को खुदा के लिए कंट्रोवर्शियल मत बनाएं। और फिर तो यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसीजन दे दिया, अब इसकी रिव्यू पिटीशन जो है यह करेगा हाई कोर्ट और फिर हाई कोर्ट फैसला करेगा। तो दैट मीन हाई कोर्ट हैज बिकम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बन गया हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेट्स नॉट डिस्ट्रॉय इट। और जिस तरीके से तकरीरें की जा रही थी वो भी बहुत अनफेयर था कि आप
जो है जी के फैसले करें और पहले सिलसिले मासिया का रिकाब खत्म करें, फिर उसके बाद गॉडफादर, फिर सारे केस खत्म करें, फिर इलेक्शन होंगे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जमहूरियत का एक तरीका ये है, आप अभी एक्सेप्ट करें, हाँ थोड़ी एडजस्टमेंट कर लें एंड गो फॉर इलेक्शन, ताकि आवाम खत्म। ठीक है। एनवीसी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं मुजम्मिल साहब का कमेंट ले लूं, फिर आपकी जानिब आती हूं। मुजम्मिल साहब, अब मामला आ गया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तशरीहात दोनों जानिब से मुख्तलिफ हैं। अब इलेक्शन कमीशन किस तशरीह के साथ होगा, किसकी तशरीह पर चलेगा? हालांकि की फर्दर क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट को करनी होगी, क्योंकि भाम बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूँ। देखें, आप गवर्नमेंट ने पहले कहा फुल कोर्ट बनाएं। जब सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाने के लिए तैयार नहीं था तो उन्होंने अपनी पिटिशन विड्रॉ कर ली, क्योंकि वो इस केस को मज़ीद मुतनाज़ नहीं कर सकते थे। अगर चीफ जस्टिस को मुतनाज़ करने का टारगेट ही होता तो फिर जब वो फुल कोर्ट नहीं बना रहे थे और उसके लिए माहौल पूरे मुल्क में मौजूद था, साथ ही जजेस भी ये बात कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन भी नज़र आ रही थी, गवर्नमेंट के लिए बड़ा आइडियल मौका था कि उस वक्त कहती कि आप फुल कोर्ट नहीं बनाते तो हम आपके सामने आर्गू नहीं करते हैं, कर लें जो फैसला करना है आपने। और बात बहुत मुतनाज़ हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने आर्गू किया जाकर सारी सियासी जमातों ने, और उनका फुल कोर्ट ना बनाने की अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली, जिससे मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को सेफ पैसेज दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट खुद बहुत डिवाइडेड नज़र आ रहा था और उसकी साख को बचाने की कोशिश की गई वो पिटिशन विड्रॉ करके। गवर्नमेंट को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये फैसला 5-0 से आता, जैसे कि अदम एतमाद के वक्त कंसेंसस से फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लिहाजा उस पर कोई भाम नहीं था। आज 4 जजेस ने कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने सू मोटिव गलत लिया है, 3 जजेस ने कहा सू मोटिव ठीक लिया है, तो फिर फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ आ गया। छोड़ें पीडीएम और पीटीआई को, 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के ये कह रहे हैं कि आपने गलत सू मोटिव लिया है, ये आपका अख्तियार नहीं था। ये कोई सियासी जमात तो नहीं कह रही, आप पीटीआई का मौक़िफ़ नहीं है, पीडीएम का नहीं है, पीएमएलएन का नहीं है, ये तो वर्दी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस 4 का मौक़िफ़ है कि ये सू मोटिव आइन और कानून के मुताबिक गलत था। अब दूसरी बात, 2 सीनियर जजेस जो आपने जिनको इसमें नहीं डाला, वो भी अपनी जगह बैठ के सवाल कर रहे हैं कि भाई आप रातों रात हमारी कॉज लिस्ट ख़त्म कर देते हैं। वो कोई एडवेंचर तो नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि भाई हमें ओएसटी क्यों कर रहे हैं। या हमने अफसरों को ओएसटी होते देखा था, पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में हमने सीनियर मोस्ट जज को, प्यूनी जज को ओएसटी होते देख लिया है कि आपने उसकी कॉज लिस्ट ही खारिज कर दी है। तो अगर अदलिया ने खुद अपने वकार पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो उसमें किसी सियासी जमात का तो कोई कसूर नहीं है जी। मैं समझता हूँ बहुत सेफ पैसेज दिया गया चीफ जस्टिस को जब फुल कोर्ट की एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली गई है, इसलिए अब भी सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को इन हाउस अपना हाउस ऑर्डर में खुद लाना है, वो किसी पार्लियामान ने नहीं लाना, किसी एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं लाना, उन्होंने खुद लाना है। अगर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस के लिए ये तय किया है उन्होंने कि सीनियर मोस्ट 5 जज मिलकर सुनेंगे, तो पाकिस्तान में क्या इबाम है कि जी हमारे जूनियर मोस्ट 5 जज बैठ के सुनेंगे। आपका पॉइंट आ गया। हम एलिवेशन भी जूनियर जजेस की करते हैं हटाकर, और हम कहते हैं कि हमारे अहम केस भी वो ब्लू आइड जूनियर जजेस सुनेंगे, सीनियर को हमने ओएसडी कर देना है। तो इसके बाद फिर आप ऐड करना चाह रहे हैं जी एनबीसी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगी। पाकिस्तान के अवाम असल में इस मुल्क के मुहाफिज हैं ब्रिगेडियर साहब, वही जाते हैं लड़ने के लिए डंडे लेकर वाघा के रास्ते। आपको याद होगा कि पहला मुकाबला किसानों ने किया था, उसके बाद शहरों में देखिएगा 65 की वार मैंने सुना है और 71 की वार लोग बाहर निकल आए थे जी। मैं खुद एक साइकिल पर उस जगह गया था जब बम गिरा था। दूसरी बात कि खुद सुप्रीम कोर्ट को अपना वकार बरकरार रखना होगा। 63A पे जो फैसला आया है जी, 63A पर जो फैसला आया है वो फैसला आइन को लिखना है, आइन को दोबारा लिखना है 63A का फैसला, और उसको रिव्यू भी नहीं कर रहे हैं। उसके लिए पिटिशन भी फाइल हुई है और उसके लिए फुल बेंच से क्यों डरते हैं भाई? दुनिया भर में पॉइंट आ गया। नहीं, एक मिनट, फुल बेंच दुनिया भर में बनती है। हर जगह पर आइन के मसलों को देखने के लिए फुल बेंच होती है।
इंडिया को छोड़ दें आप यार, जन्नू में जाए इंडिया। अमेरिका है, बेल्जियम है, यूरोप है, आपका ईरान है, ईरान जैसा वहां भी। अच्छा, दूसरी बात की कॉज लिस्ट और बेंच की तश्कील, ये दो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं जी। ठीक, जिसका इस्तेकाक किसी का नहीं है, ये हक किसी का नहीं है। मैं ये कुछ नहीं कहता, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, केपीके हाई कोर्ट, इसका जो तरीकाकार है वही ले ले कॉज लिस्ट के लिए। ठीक है जी, सही। किस तरह बनेगी वो ठीक करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज ये झगड़ा रहेगा। ठीक है, ये ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, शायद इसमें मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, एक डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी कि असेंबलीज के इलेक्शन सेंसस पुरानी पर होंगे और जनरल इलेक्शन जो होंगे आपके नेक्स्ट के वो नए सेंसस पर होंगे। ये इससे भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। वजह कॉम्प्लिकेशन की ये है कि नेशनल एनएफसी अवार्ड में फर्क पड़ेगा, टेररिज्म के वजह लोग बड़े माइग्रेट कर गए, स्टेशन फर्क आ जाएगी, उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट का फर्क पड़ जाएगा। ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है जो हमें देखने की जरूरत है। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें आ जाते हैं, फिर स्टैटिस्टिक फर्क आ जाएंगे, इंटरनल सिचुएशन क्या है, टेररिज्म के, ये भी एक ये इसको जरूर कंसिडर करना पड़ेगा। ये ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन है, प्रेसिडेंट के पास जब जाएंगे तो वहाँ डिस्कशन करेंगे एंड देन फाइंड के सेंसेस जरूरी। हाँ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि 4-5 महीने आगे पीछे कर लें, इकट्ठे इलेक्शन करें, वो मुल्क के लिए बेहतर होंगे, जिसमें एटलीस्ट सब इलेक्शन इकट्ठे हों। सही। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ ब्रिगेडियर साहब, आपकी बहुत साइब राय है ये कि हम जिन मुश्किलात से दो चार हैं, टेररिज्म है, दूसरी चीज़ें हैं, हमारे अपनी फौज कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है इस वक्त, किस किस जगह पर डिफेंड कर रही है पाकिस्तान को, उसके साथ जो हालात हैं, माशी हालात हैं, हमारे इक़्तिसादी हालात हैं, फाका है, कैत है, गंदम नहीं है, चीनी नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एनबीसी जुनैरा कमेंट ऐड करना चाह रही हैं, मैं उनका कमेंट ऐड कर लेती हूँ। जी जुनैरा। देखें शाइस्ता, तकरीबन एनबीसी ने भी और ब्रिगेडियर साहब ने भी सारे ही जो प्रॉब्लम इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं उनकी तरफ इशारा कर दिया है। इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है उसको ये फैसला करना है कि उन्होंने मसाइल के हल की तरफ जाना है कि उन्होंने मसाइल को मजीद उलझाना है। और अभी तक जो सूरत हाल लग रही है उसमें जिस तरीके से कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, ये कैंपेन्स हैं और बड़ी डेडिकेटेड कैंपेन्स हैं, विद एजेंडा हैं। मरियम साफ कह चुकी हैं उन्हें कौन सा इंसाफ चाहिए, उनके वालिद आएँ, उनको जो जो गलत अल्फाज खोसा साहब ने लिखे, जिसने भी लिखे, उनको रबर से मिटाएं, री-राइट करें, चीज़ें क्लीन चिट दें, तो वो सब मानने को तैयार हैं। तो ये हम अना की भेंट तो नहीं चढ़ सकते ना किसी एक खानदान के। अगर एक शख्स को इतना शौक है कि वो अपना नाम हिस्ट्री में सही करना चाहता है तो वो वापस आए, वो वापस आके अपना केस खुद लड़े, कौम को उसकी भेंट ना चढ़ाए। फिलहाल ये सीधी सीधी एक खानदान की जंग है जो अपनी इजारादारी दिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। एंड एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एक आम आदमी का किचन नहीं चल रहा। आप अपनी सरहदों पे भी दोनों तरफ वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर पे भी इंगेज्ड हैं, उसके अलावा भी यहाँ पे जंगजू ग्रुप्स आ चुके हैं, हमें मालूम है। और इसके अलावा ये हो रहा है कि आपके अपने दोस्त ममालिक सऊदी अरेबिया एंड यूएई आपको पैसे नहीं दे रहे। आपने उनको अपने एसेट्स में कहा था कि आप इन्वेस्ट कर लें, वो इन्वेस्टमेंट भी करने को तैयार नहीं है। अगेन चाइना इज हेल्पिंग यू एंड यू आर हेल बेंट ऑन स्टिकिंग विद अमेरिका। इतनी सारी प्रॉब्लम्स में क्या सिर्फ एक शख्स या एक खानदान इंपॉर्टेंट है कि मुल्क इंपॉर्टेंट है? जी मुजम्मल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी मुजम्मल साहब। देखिए, करेक्शन ऑफ हिस्ट्री भी एक चीज़ है। भुट्टो का रेफरेंस फाइल किया गया, क्यों नहीं सुनता सुप्रीम कोर्ट? अगर वो जुडिशल मर्डर पूरी कौम कहती है तो इनको हिस्ट्री करेक्ट करने में क्या एतराज़ है? और अगर इन्होंने फैसल वाडा के केस में ये कह दिया है कि ताहयात नाअहली गलत है और वो फैसला हमसे गलत हो गया था, ये ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, तो इन्हें करेक्शन ऑफ हिस्ट्री करने में ईगो क्या है? इस मुल्क की अदलिया को अपने गलत फैसले ठीक करने में, जब आपने ठीक कर लिया, जब आपने उसको भुट्टो के फैसले को कहते हैं इसका प्रेसिडेंट ना दें, ये जुडिशल मर्डर है, आप उसका रेफरेंस नहीं सुनते। आप फैसल वाडा के केस में कहते हैं ताहयात नाअहली के फैसले गलत हैं, फिर आप करेक्शन ऑफ हिस्ट्री पे नहीं आते और आप कहते हैं कि नहीं नहीं वो जिससे नाइंसाफी और जुल्म हो गया है ना, वो नाइंसाफी और जुल्म बरकरार रखें, उनकी फांसियां हिस्ट्री में फांसियां और कातिल के तौर पे जानी चाहिए, आगे से माफ़ी शुरू करते हैं। भी ऐसा क्यों है? दुनिया में सारी जगह
करेक्शन ऑफ हिस्ट्री होती है, कोई कौम भी करेक्शन ऑफ हिस्ट्री के बगैर नहीं चल सकती। इस मुल्क की अदलिया ही है जो करेक्शन ऑफ हिस्ट्री की राह में रुकावट है और अपने गलत फैसलों पे बैठ के पहरा देने की कोशिश करती है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, ये तो थी हमारे एनालिस्ट की राय, और जब ये सवाल हमने सोशल मीडिया सार्फिन के सामने रखा कि सुप्रीम कोर्ट का 90 पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने का ऐलान हुकूमत की अपनी तशरीह है, तो क्या अब इंतखाबात होने जा रहे हैं? 72% लोगों का ख्याल यह है कि जी हाँ इंतखाबात होने जा रहे हैं। 28% लोगों का मानना यह है कि इंतखाबात नहीं होने जा रहे। ब्रेक लेते हैं, वापस